नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे महिला और बाल अपराध की संबंधित जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसमें प्रश्नोत्तरी नंबर 6 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जो आज का पहला प्रश्न है वो ये है, घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है। और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। पीड़ित स्वयं, पीड़ित का संबंधी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भाग हो, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी चला जाएगा। राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मावरर के अनुसार अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में शामिल है। यानी कि मावरर के अनुसार जो अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण है उसमें कौन कौन से शामिल है, आपके सामने विकल्प दे रखे हैं। तो देखिएगा, मानसिक अस्थिरता, व्यक्तित्व की मनोविकृति, मानसिक प्रक्रियाओं की अकार्यात्मक भूमिका, ये उपर्युक्त सभी, या इनमें से कोई सा भी नहीं, नोटा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? सी। यानी कि ये सभी मावरर के अनुसार अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण है। ये मानसिक अस्थिरता भी है, व्यक्तित्व की मनोविकृति भी है, और मानसिक प्रक्रियाओं की अकार्यात्मक भूमिका। ये तीनों जो पॉइंट दे रखे हैं ये तीनों ही इसका कारण है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? डी चला जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। देखिएगा, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में नियोजन पर निषेध लगाता है? कौन सा आर्टिकल है साथियों? और 4 विकल्प दे रखे हैं। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, अनुच्छेद 24। कौन सा जाएगा? अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में संशोधित अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में शामिल है। और नीचे 5 विकल्प दे रखे हैं। 5 विकल्प को ढंग से पढ़ो आप। और पहला विकल्प है महिला शब्द का दायरा बढ़ाना, सुरक्षित आवास का अधिकार, पुरुष के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग, या उक्त सभी। तो इसका आंसर क्या जाएगा साथियों? उपर्युक्त सभी। क्या है? उपर्युक्त सभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो 5वें नंबर का प्रश्न है इसको देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अधीन मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित किया गया है? तो पहली बात तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट। क्या बोलते हैं? पॉक्सो एक्ट बोलते हैं इसको। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो इसकी कौन सी धारा है? उसमें मिथ्या, अगर कोई व्यक्ति झूठी सूचना देता है, मिथ्या परिवाद देता है, तो उसको दंडित किया जाता है। कौन सी धारा के तहत? 4 धाराएं दे रखी है, धारा 18, 22, 24 और 25। तो इसका आपका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो बी जाएगा। क्या जाएगा? बी। अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ अगर पॉक्सो एक्ट के तहत जो झूठी शिकायत दर्ज कराता है, तो जो झूठी शिकायत दर्ज करा रहा है उसको कौन सी धारा के तहत दंडित किया जाएगा? धारा 22 के तहत 1 वर्ष का कारावास की सजा दी जा सकती है उसको। ठीक है। या फिर अन्य कानूनों के तहत भी उसको सजा दी जा सकती है। जैसे आईपीसी की धारा देखेंगे आप, तो 182, 211 के तहत अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत दर्ज करा देता है तो उनमें इस्तिगासा पेश होता है कोर्ट में, तो उनके तहत दंडित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 6ठे नंबर का प्रश्न है, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 43 प्रावधानित करती है। यानी कि धारा 43 है, 43 है पॉक्सो एक्ट की। इसमें क्या बात लिखी हुई है? ए ऑप्शन में दे रखा है, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना, नियम बनाने की शक्ति, अनुकल्पित दंड, और अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता करना। अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता करना। तो 43 में जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या आंसर जाएगा? अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता करना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जो कोई डैश डैश छोड़ा कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह धारा 5 सब क्लोज ड यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। धारा 2 में परिभाषा दे रखी है, लेकिन कौन सी उम्र का बालक है उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे। तो वो बालक होगा 12 वर्ष, 9 वर्ष, या 16 वर्ष, या 15 वर्ष। बताइए मुझे। तो इसमें ए 12 वर्ष से कम वाला,
के साथ अगर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला समझा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है, इसको देखिएगा चित्र। एक मिनट देखिए, धारा 22 सब क्लोज 2 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रावधान करती है कि जहां किसी बालक के द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है तो ऐसे में क्या होगा। दोस्तों, धारा 22 में ही बता रखा है कि जो कोई व्यक्ति झूठी सूचना देता है, मिथ्या परिवाद देता है, उसके लिए दंड किया जाता है। लेकिन बालक के संदर्भ में क्या बात बता रखी है, यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। बी में दे रखा है ऐसे बालकों को कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी और अर्थदंड से भी दंडनीय होगा। सी में दे रखा है ऐसे बालकों को कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक हो सकेगी और अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। डी में दे रखा है ऐसे बालकों को कारावास जिसकी अवधि 1 मास तक हो सकेगी और अर्थदंड से भी दंडनीय होगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा ए। क्या जाएगा? ए राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अधीन बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार है? यानी कि वकील की सहायता कौन सी धारा के तहत लेता है वो? धारा 41, धारा 43, धारा 40, धारा 39। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी। क्या जाएगा? सी जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय बाल मजदूर औसतन कितने घंटे काम करते हैं? 4 विकल्प दे रखे 15, 14, 12 और 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी 12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11वें नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान बनाम या राजस्थान वर्सेज विशाखा मामला में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की दी गई परिभाषा से संबंधित है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं। कोई भी अस्वीकृति, यौन निर्धारित व्यवहार, यौन अनुग्रह के लिए मांग या प्रार्थना, अश्लील टिप्पणी या उपर्युक्त सभी या नोटा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। क्या जाएगा साथियों? डी जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही है। चलो 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न ये है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? यानी राष्ट्रपति ने इसे कब स्वीकार किया? आपको पता है कोई भी बिल या विधेयक कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देता है, राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर देता है, अर्थात 111 अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को पावर मिला हुआ है स्वीकृति देने का। तो जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 जब बना तो इसको स्वीकृति कब दी थी राष्ट्रपति ने? 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। 10 जून 2015, 1 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2015 और 10 फरवरी 2015। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। जिन विद्यार्थियों ने सी किया है उनका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। साथियों मैं बता देता हूँ, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, टोटल मैं 40 प्रश्न लेके आया हूँ इसका। तो अभी अपना 13 नंबर का प्रश्न चल रहा है तो जल्दी हो जाएगा, आप बने रहिएगा बराबर इसके। किशोर न्याय अधिनियम 2015 वर्तमान में विस्तारित है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य और नागालैंड के सिवाय संपूर्ण भारत पर, नागालैंड के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। पूरे भारत में जेजे एक्ट यानी कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 को जेजे एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? 14वें नंबर का जो प्रश्न है साथियों, इसका आंसर क्या होगा? दहेज उत्पीड़न, ये दहेज नहीं है, ये दहेज है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, यौन शोषण, घरेलू हिंसा के मामले या ये तीनों उपर्युक्त सभी या नोटा। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? डी सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस दिनांक प्रयोज्य किया गया? 10 जून 2015, 15 जनवरी 2016, 31 दिसंबर 2015 और 10 फरवरी 2015। तो इसका राइट का आंसर क्या जाएगा? 15 जनवरी 2016। इस दिन से ये इफेक्टिव हुआ था, लागू हो गया था साथियों। ठीक है, देखिए 16वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देखो। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के उपबंध निम्न के संबंध में प्रयोज्य होते हैं।
और 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 में पहला विकल्प है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी के संबंध में, देख रेख और सुरक्षा के जरूरतमंद बालकों के पुनर्वास के लिए, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के अभियोजन के संबंध में, या उपर्युक्त सभी, या नोटा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। क्या जाएगा साथियों? डी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन परित्यक्त को परिभाषित किया गया है। जो परित्यक्त बालक होता है उसको कौन सी धारा में परिभाषित किया गया? हालांकि धारा 2 तो आपको बतानी है, ठीक है, अगर आपके लेवल पूछा जाता है 2, लेकिन कई बार ये सब क्लोज धाराएं भी पूछ ली जाती है। तो सब क्लोज धाराएं पूछ ली जाती है, तो परित्यक्त को जो परिभाषित कर रखा है वो धारा 2 सब क्लोज 1, धारा 2 सब क्लोज 3, 2 सब क्लोज 5, 2 सब क्लोज 7। तो कौन सी वाले में? तो इसका राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए, यानी कि धारा 2 सब क्लोज 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। 18 नंबर का पर्सन है, उसको देखते हैं। 18 नंबर का पर्सन क्या बोल रहा है, देखिए। पर्सन ये है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 के खंड 2 में परिभाषित किया गया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और इस प्रकार दे रखे हैं कि परित्यक्त बालक को, दत्तक ग्रहण को, किशोर को और पश्चातवर्ती देखरेख को। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा साथियों? बी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 19वें नंबर का पर्सन। 19वें नंबर का पर्सन है दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मतलब जो कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता तो पहली बार फांसी कौन से राज्य में दी गई थी? हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एमपी। एमपी ने पहली बार, एमपी ऐसा राज्य बना था जिसने दुष्कर्म के मामले में फांसी दी थी। और दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर पे कौन सा राज्य रहा? तो वो रहा राजस्थान रहा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में वर्ष 2019 से पहले तक किस राज्य में लागू नहीं होता था? ये 2005 का जो कानून था 2019 से पहले कौन से राज्य में लागू नहीं होता था? तो सीधा ही आंसर है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से इसके प्रावधान लागू हुए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी का क्या महत्व है? 4 विकल्प दे रखे हैं। मजिस्ट्रेट को इस कानून के अंतर्गत उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना, ये तो सही है। मुफ्त कानूनी सुविधा दिलाना, ये भी सही है। पीड़ित महिला को अधिकारों के विषय में अवगत कराना, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी, मेरे हिसाब से क्या जाना चाहिए? उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा साथियों? डी होगा। ठीक है, और देखो कई जगह आपको नोटा विकल्प मिल रहा है। तो नोटा का आपने कई बार जैसे वोट देने जाते हैं तो उस समय उस मशीन पे भी एक जो ऑप्शन होता है लास्ट में नोटा, ठीक है। तो उस नोटा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? आप कमेंट्स करके बता दीजिए। आपको अगर आता है नोटा की शुरुआत पहली बार कब की गई थी तो आप कमेंट्स करके बताएं प्लीज़। देखिए, पश्चातवर्ती देखरेख पद को परिभाषित किया गया है और धारा 2 तो आपको पढ़ा रखी है, तो धारा 2 तो आप बता देंगे, लेकिन सब क्लोज धारा भी आपको आनी चाहिए। तो इसकी है धारा 2 की सब क्लोज 3, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं साथियों। 23 नंबर का प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 सब क्लोज 8 में परिभाषित किया गया है भीख मांगना, दत्तक ग्रहण, किशोर को, पश्चातवर्ती देखरेख को। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, भीख मांगने को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 24वां नंबर का प्रश्न आज का, पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, कौन सा? पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 संबंधित है। 4 विकल्प दे रखे हैं। दहेज के विरुद्ध, साइबर क्राइम के विरुद्ध, लिंग परीक्षण के विरुद्ध, उक्त कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा लिंग परीक्षण के विरुद्ध कार्रवाई, वो पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994। पीसीपीएनडीटी का नाम तो आपने सुना ही है, वही कानून है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 25वें नंबर का प्रश्न है भीख मांगना पद के अंतर्गत आता है। 4 विकल्प दे रखे हैं। किसी लोक स्थान पर भिक्षा की प्रार्थना करना, किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करना, सी ऑप्शन है भिक्षा अभिप्राप्त
करने के उद्देश्य से किसी अंग, विकार या रोग को अभिदर्शित करना। तो क्या राइट आंसर होगा? उपर्युक्त सभी, डी। ज़्यादातर आज जो आंसर आ रहे हैं वो डी मिल रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपको डी नहीं मिलने वाले हैं, तो आप ऐसे तुकाराम नहीं बनना, आपको बड़ा सोच समझ के जवाब देना होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है। जो केंद्रीय प्राधिकरण है उसको परिभाषित किस में किया गया? तो इतना तो मैं बता देता हूँ, धारा 2 में किया गया है। लेकिन धारा 2 की भी कौन सी सब क्लोज में किया गया है? तो धारा 2 सब क्लोज 11 इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27वें नंबर का प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? ये आपका जीके का प्रश्न आ गया एक प्रकार से, ये कह सकते हैं। तो इसको साथियों मनाया जाता है 1909 से। कब से मनाया जाता है? 1909 से मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 सब क्लोज 12 में परिभाषित पद है। कौन सा पद को इसमें परिभाषित किया गया है? तो इसमें बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। और बालक का मतलब आप क्या समझे? 18 वर्ष से कम उम्र है जिस बालक की, उसको इस कानून में बालक कहा गया है। 29। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, मी टू अभियान में आरोप का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? समाचार पत्र, रेडियो, सोशल मीडिया या टेलीविज़न, ठीक है। तो इसमें जो आरोप का माध्यम होता है वो सोशल मीडिया होता है साथियों। क्या होता है? सोशल मीडिया। मी टू अभियान का नाम आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे, ये अभी जो जे एक्ट के बारे में बात चल रही, तो जे एक्ट में हमने बालक किसको माना गया है साथियों? तो आपको ये बताना होगा। तो इसका आंसर जाएगा बी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो उसको बालक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक वह है। ये जे एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इसका जवाब देना है। तो जिसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है, जिसके पास जीवन निर्वाह के लिए कोई दृश्यमान साधन नहीं है, जो पथ पर यानी रास्ते पर भीख मांगते हैं, वहीं रास्ते पे रहते हैं, पाया जाता है, उसको हम कहते हैं जरूरतमंद बालक। क्या कहते हैं साथियों? जरूरतमंद बालक। तो इसका आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। आज के अगर जो जितने सवाल आ रहे हैं इनमें अगर आप डी भी करते हैं तो आपके काफ़ी सही चले जाएंगे, तुकाराम भी बनने की कोशिश करते हैं तो देखिए, भारत ने बाल अधिकार संविदा, क्या भारत ने बाल अधिकार संविदा यानी कि CRC, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड को कब स्वीकृति दी? तो साथियों इसको स्वीकृति दी थी दिसंबर 1992 में। कब दी थी? दिसंबर 1992 में दी थी। और क्या नाम है इसका? बाल अधिकार संविदा। और CRC शॉर्ट में बोलेंगे, CRC का पूरा नाम होता है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है इंग्लिश में। चलो नेक्स्ट देखते हैं 33। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कितने वर्ष से कम आयु वालों को बाल श्रमिक मानता है? 33। जो 33वां नंबर का है, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष और 13 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, 15 वर्ष। क्या मानता है? 15 वर्ष वाले को मानता है। 34 नंबर का है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 सब क्लोज 15 में परिभाषित किया गया है। 34 में बालक हितैषी व्यापार को, बाल गृह को, बालक न्यायालय को, जिला बालक संरक्षण एकक को। तो इसमें बाल गृह को, क्या जाएगा? बाल गृह को, बी जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 35वें नंबर का आंसर। 35वें नंबर का है साथियों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अधीन अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करने के लिए दंड उपबंधित है? 35 में। और 35 का आंसर जाएगा, कौन सा जाएगा साथियों? बी। क्या जाएगा? बी। ये इसमें जो धारा है वो कौन सी? धारा 14। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 36। कौन सा है? 36 है। 36 में देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अधीन लैंगिक उत्पीड़न करने के लिए दंड उपबंधित है? और 4 विकल्प दे रखे हैं, धारा 10, धारा 11, धारा 12 और धारा 13। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए जो दंड दिया जाता है वो 12 के तहत दिया जाता है, बल्कि 11 में तो लैंगिक उत्पीड़न को प्रावधान बता रखा है। लैंगिक उत्पीड़न एक अपराध समझा जाएगा, उसके बारे में बता रखा है। 37
यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराधों का विचारण किया जाएगा। मतलब कौन से कोर्ट में अपराधों का विचारण किया जाएगा? तो 37 का जो राइट आंसर हो गया वो क्या होगा? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा या विशेष न्यायालय के द्वारा। इसकी जगह पर आपको पॉक्सो कोर्ट भी नाम मिल सकता है। पॉक्सो एक्ट 2012 का जो बना हुआ है, इसके तहत स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाता है। इसकी धारा 28 में इसका प्रावधान भी कर रखा है। राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है गठन। जो संबंधित हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो पर्सन है 38 नंबर का, उसको देखिए। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 25 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किए जाने वाला बालक का कथन है। तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं। 4 में से इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी। क्या जाएगा? बी। अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा, ये वाला राइट आंसर है। 39 नंबर का जो पर्सन है साथियों, इसको देखें आप। इसमें दे रखा है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शर्तों का पालन बालक से परीक्षण अथवा उसके बयान अभिलिखित करते समय की जानी चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने 5 विकल्प दे रखे हैं। कितने विकल्प दे रखे हैं? 5। बालक का कथन उसके निवास अथवा ऐसी जगह जहां वह साधारणतः निवास करता है अथवा उसकी पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया गया है। बी में दे रखा है जहां तक संभव हो बालक का बयान उप निरीक्षकों की पंक्ति, उप निरीक्षक मतलब एसआई, क्या होता है? एसआई सब इंस्पेक्टर की पंक्ति से अन्यून महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा जो पुलिस वर्दी में नहीं हो। ठीक है, अन्वेषण अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंग्लिश में बोलेंगे आईओ, ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय पर बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में न आवे। और डी ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त सभी, और ये में दे रखा नोटा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा साथियों। क्या जाएगा? डी जाएगा। चलो नेक्स्ट पर्सन और आज का अंतिम पर्सन है, वो है किशोर न्याय बोर्ड से अभिप्रेरित है। तो अभिप्रेत किशोर न्याय बोर्ड का जो प्रावधान कर रखा है वो कौन सी धारा में कर रखा है? धारा 3 के अधीन गठित न्याय बोर्ड, धारा 4, धारा 5, धारा 6। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा धारा 4। देखिए जो किशोर न्याय बोर्ड है इसका उल्लेख मिलता है जे एक्ट 2015 का जो कानून बना हुआ है उसकी धारा 4 में। इसमें एक तो इस बोर्ड में अध्यक्ष होता है जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है जिसे 3 साल का अनुभव होता है, और 2 अन्य सदस्य होते हैं वो बालकों से संबंधित जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महिला और बाल अपराध के जो पर्सन थे इनके ऊपर हमने चर्चा की। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।